सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों के मुद्दे को लेकर आंदोलन पर बैठे किसान नेता रविकांत तुपकर का अनशन शनिवार को खत्म हो गया। जिले के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने अनशन स्थल का दौरा कर तुपकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद तुपकर ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने शनिवार सुबह धरना स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रविकांत तुपकर का हालचाल जाना। तुपकर द्वारा की गई मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार 24 नवंबर को मंत्रालय में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्र की मांगों पर सरकार अमल करेगी, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने आंदोलन वापस लेने का अनुरोध किया। 17 तारखेपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माननीय रविकांतजी तुपकर हे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्याच्या संदर्भात नागपूरला अन्नत्याग या माध्यमातून उपोषणाला बसलेले होते। संपूर्ण अन्नत्याग 17 तारखेला ते बसल्यानंतर नागपूर विभागातल्या प्रशासनाने त्यांना बळजबरीनं त्यांना बुलढाण्याला इथे हलवलं आणि बुलढाण्याला घरी सोडून गेल्यानंतर त्यांनी घरात न जाता शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी आपलं अन्नत्याग आंदोलन मागील 2-3 दिवसापासून इथे सुरू केलेलं होतं। शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या त्यातल्या त्यात सोयाबीनचे पडत चाललेले भाव, कापसाचे पडत चाललेले भाव, पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होत असणारी लूट, त्याला पीक विम्याचे पैसे भरूनसुद्धा त्याला पीक विम्याचे पैसे न मिळणे, विजेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांना पैसे भरून त्यांची स्वतंत्र डीपी त्या ठिकाणी न मिळणे, अशा अनेक विविध प्रश्नाच्या बरोबरीनं त्यांचा या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भातला अन्नत्यागाच्या माध्यमातून लढा इथे चालू होता। मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्यानं वेळोवेळी प्रशासनाच्या आणि त्यांच्या संपर्कामध्ये होतो। आज सकाळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांच्याबरोबर माझी सविस्तर अशी चर्चा माननीय रविकांतजी तुपकर यांच्या विषयाच्या संदर्भात झाली। जवळपास 20 मिनिटं आम्ही चर्चा केली। माननीय अजितदादांनी मला सांगितलं की तुम्ही राज्य शासनाच्या वतीनं माननीय रविकांतजी तुपकर यांच्याकडे जा, येत्या बुधवारी त्यांच्या ज्या विविध विषय त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत शेतकऱ्याच्या संदर्भातल्या त्या संदर्भातली मुंबईमध्ये बैठक मंत्रालयामध्ये आपण लावू। या बैठकीच्या निमित्तानं त्या विषयाशी संबंधित असणारे मंत्री, त्या विषयाच्या संबंधित असणारे अधिकारी यांना संयुक्त अपन त्या ठिकाणी बोलू। इस बीच राज्य के विपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तुपकर के साथ अपने मोबाइल फोन के माध्यम से संवाद करके मांगों पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा। अंततः उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अनुरोध और डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे के मध्यस्थता से डॉक्टर शिंगणे के हाथों रसपीकर सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस समय तुपकर की हालत बिगड़ गई थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झालेला आहे। गेल्या 4 दिवसापासून मी अन्नत्याग सत्याग्रह करत होतो। माझी मागणी एकच होती की सोयाबीनवाल्या शेतकऱ्याचे भाव 8,000च्या कमी प्रति क्विंटल येऊ नये, कापसाचे भाव 12,000 रुपयाच्या क्विंटलच्या खाली कमी येऊ नये आणि आमच्या मागण्यांच्या संदर्भामध्ये सकारात्मक विचार राज्य आणि केंद्र सरकार करत आहे असं आश्वासन त्यांनी आज आम्हाला दिलं। माननीय राजू शेट्टी साहेबांचं आणि पियुष गोयल साहेबांचं वाणिज्य मंत्र्यांचं 2 वेळा बोलणं झालं आणि सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आमची जी मागणी होती सोयाबीन आयात करू नका, पियुष गोयल साहेबांनी राजू शेट्टी साहेबांना आश्वासन दिलं की मी 1% सुद्धा सोयाबीन या देशामध्ये आयात होऊ देणार नाही आणि या आठवड्यात त्या संदर्भातला आदेश काढतो। त्यामुळे ती आमची एक मागणी मान्य झालेली आहे। सोयाबीनवरचा 5% GST रद्द करा या संदर्भामध्ये पियुष गोयल साहेब अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे बैठक लावून तोही विषय पुढच्या आठवड्यात मार्गी लावणार आहेत आणि राज्य सरकारच्या संबंधित ज्या काही मागण्या आहेत, पीक विमा, नुकसान भरपाई, महावितरणनं कनेक्शन कापू नये आणि या अनुषंगानं स्टॉक लिमिट लावू नये सोयाबीनला, ह्या ज्या मागण्या आहेत या अनुषंगानं डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेबांची आणि मान्य अजितदादा पवारांची चर्चा झाली। राज्याचे उपमुख्यमंत्री मान्य अजितदादा पवारांनी आम्हाला बुधवारी 24 नोव्हेंबरला मंत्रालयामध्ये बैठक ठेवलेली आहे त्यांनी संबंधित मंत्र्यांची आणि सचिवांची आणि त्या बैठकीला मला राजू शेट्टी साहेबाला आणि मला चर्चेचं निमंत्रण आलेलं आहे आणि राज्य सरकारने शिंगणे साहेबांनी पालकमंत्र्यांनी या ठिकाणी येऊन सांगितलं की राज्य सरकार या बाबतीमध्ये सकारात्मक आहे आणि त्यांच्या विनंतीला मान आम्ही दिला। आणि दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचाही मला फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की माझं पियुष गोयल साहेबांशी आणि देशाच्या कृषी मंत्र्यांशी बोलणं झालेलं आहे, तुमची तातडीनं मी दोघांबरोबर बैठक लावून देतो आणि या मागण्यांच्या बाबतीमध्ये आपण सकारात्मक विचार करू।
सर आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असा शब्द त्यांनी दिला. दरम्यानच्या काळात बच्चू कडू साहेबांनी पण आम्हाला पाठिंबा दिला आणि आमच्यामध्ये आणि सरकारमध्ये राज्य सरकारमध्ये यशस्वी शिष्टाई करण्याचं काम आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे साहेबांनी केलं आणि आज खऱ्या अर्थानं हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय झाला. मी शिंगणे साहेबांच्या हस्ते आज माझा अन्नत्याग तूर्त स्थगित केलेला आहे. पण आम्ही त्यांना सांगितलं की बैठक झाल्यानंतर यातल्या जर काही मागण्या मान्य झाल्या नाही आणि सरकारनं केंद्र आणि राज्य सरकारनं जर का घुमजाव केला तर मग मात्र आज महात्मा गांधीच्या मार्गाने सत्याग्रह करतोय, उद्या भगतसिंगाच्या मार्गाने सगळा शेतकरी रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नहीं। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के साखरी गांव में एक युवा किसान ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले किसान ने अपना वीडियो भी बनाया जिसमें उसने आर्थिक संकट से परेशान होकर खुदकुशी का कदम उठाने का जिक्र किया है। मूर्तिजापुर तहसील के साखरी गांव में रहने वाले प्रवीण पोलकर अपने पैतृक खेत में खेती कर अपना घर चला रहा था, लेकिन काफी मेहनत के बावजूद भी फसल को उचित मूल्य नहीं मिलने से वो काफी परेशान था। उसने खेती के लिए बैंक से कर्ज भी लिया था, लेकिन बाजार में कपास और सोयाबीन को कम मूल्य मिलने से वो बैंक का कर्ज चुका पाने में असमर्थ था। अपनी इन आर्थिक परेशानियों से तंग आकर उसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। वैसे खुदकुशी से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें उसने अपनी परेशानियों का जिक्र किया है। उसके इस तरह से खुदकुशी किए जाने से उसके परिवार को सदमा पहुंचा है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का आंदोलन अब और भी उग्र होता जा रहा है। रविकांत तुपकर के अन्न त्याग सत्याग्रह पर बैठने के बाद अभी तक सरकार द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिए जाने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। बुल्ढाना जिले में जगह जगह रास्ता रोको आंदोलन किया गया तो वही एक आंदोलनकारी ने आत्मदाह की भी कोशिश की। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के रविकांत तुपकर के अन्न त्याग आंदोलन मंडप के सामने ही अल्पसंख्यक जिला आघाड़ी अध्यक्ष शेख रफीक ने बीट चौक पर अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। इस दौरान तनाव बढ़ गया। हालांकि गनीमत रही कि वहां तैनात पुलिसकर्मी तुरंत एक्टिव होकर शेख रफीक को अपने हिरासत में ले लिया, जिससे बड़ा अनर्थ टल गया। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी हुई। मोरना नदी की बाढ़ सुरक्षा दीवार और उससे सटी मिट्टी के साथ साथ पैचिंग पत्थरों में खुदाई की गई है। करीब 100 फीट चौड़ी 1 किलोमीटर तक दीवार की मिट्टी चोरी होने का खुलासा हुआ है। इस मिट्टी की दीवार को बनाने के लिए जिला प्रशासन ने 21 लाख रुपए खर्च किए थे। शहर में मोरना नदी में बाढ़ को रोकने के लिए पत्थरों की पैकिंग कर मोरना नदी के तट पर मिट्टी की दीवार खड़ी की गई है। हालांकि करीब 1 किलोमीटर तक इस दीवार की चोरी का चौंकाने वाला स्वरूप सामने आया है। सिंचाई विभाग ने खदान थाने में शिकायत दर्ज कर ली है और पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। मोरना नदी में बाढ़ आने से बाढ़ का पानी बस्तियों में घुस रहा है। इसके लिए सिंचाई विभाग ने गणेश घाट और खदान खंबा के बीच 1 किलोमीटर तक पत्थर बिछाकर मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी थी। इस कारण बस्तियों में बाढ़ का पानी नहीं आ रहा था। दीवार पर 21 लाख रुपए की मिट्टी डाली गई थी। इस हिस्से को खोदकर समतल कर दिया गया है। शाखा अभियंता पीयूसी प्रकाश अग्रवाल कापसी विभाग यांनी पोलीस ठाणे येथे येऊन तक्रार दिली की हिंगणा घाट ते धोबी खदान अशा पूर संरक्षण भिंतीची लगत असलेली 21 लाख रुपयाची माती आणि दगड कोणीतरी अज्ञात इसमाने चोरून नेण्याची तक्रार दिल्यावरून खदान पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करून पुढील चौकशी करीत आहोत। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान दौरे पर बीजेपी द्वारा की जा रही बयानबाजी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। पटोले ने भाजपा की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए जमकर आलोचना की। गुरु गोविंद सिंह की सबसे बड़ी दरगाह पाकिस्तान में है। वहाँ कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन में भारत के सिख शामिल होते हैं, इसलिए पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी जा रही हैं। इसमें गलत क्या है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी की मानसिकता पर विचार करने की जरूरत है। हर मामले में भाजपा का दोहरा मापदंड है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान देना भाजपा के मानसिक दिवालियेपन का संकेत है। सिद्धू जी
पाकिस्तानमध्ये जात असतील तर आत्ता सध्या गुरु गोविंदजींचं त्यांचं जे तिथलं जे स्थान आहे त्या पद्धतीचा कार्यक्रम त्या पाकिस्तानमध्ये चालू आहे आणि त्या धार्मिक कार्यक्रमाला सगळे देशातले शीख त्या कार्यक्रमाला जातात आणि मग सिद्धू जात आहेत म्हणून ते वागवा आहे असं ते म्हणत असतील तर भाजपच्या मानसिकतेचा विचार करण्याची गरज आहे। किसानों का माल घर पहुंचाने के बाद कपास और सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आई है। पहले ही प्राकृतिक आपदाओं से किसान परेशान हैं। ऐसे में सही मूल्य नहीं मिलने से किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों की इन समस्याओं को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने रास्ता रोको आंदोलन कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन अकोला जिला अध्यक्ष गानेश खुमकर के नेतृत्व में निम्बा फाटा में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस समय स्वाभिमानी संगठन की ओर से सोयाबीन की कीमत 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, कपास की कीमत 12,000 रुपए और फसल बीमा कंपनियों पर अंकुश लगाकर किसानों को 2020-21 का फसल बीमा दिए जाने की मांगों को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वाभिमानी किसान संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पूर्ण महाराष्ट्रभर सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी माननीय राजू शेट्टी साहेब यांनी रस्ता रोकोचे आवाहन केले होते। त्या अनुषंगाने आज निंबा फाटा येथे अकोला जिल्ह्याच्या सर्व स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी रस्ता रोको केले। आमची शासनाकडे एकच मागणी आहे, सोयाबीन कापूस याला 8,000 व 12,000 रुपये भाव प्रत्येक दिला पाहिजे। केंद्र शासनाने जी मदत जी सोयाबीन आयात केली आहे त्यामुळे सोयाबीनचे भाव उतरले आहेत ती थांबवली पाहिजे। त्यानंतर ओला दुष्काळ जो जाहीर केला आहे त्याचे पैसे मिळाले पाहिजे आणि HDFC बँकेने जे शेतकऱ्यांचे पैसे थांबवले आहेत, जो पीक विमा थांबवला आहे तो मिळाला पाहिजे। या व इतर मागणीसाठी आम्ही आज रस्त्यावर उतरलो आहे व यानंतर याच्यापेक्षाही उद्रेकित आंदोलन केले जाईल जर शासनाने आमचे मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के शिरसों में पारिवारिक वाद विवाद में हुए मारपीट में दंपति की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील अंतर्गत शिरसों में रहने वाले गिरी परिवार में आपस में ही किसी बात पर वाद विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन भी परिवारों में कहासुनी हुई, जिसके बाद सैयद जाबिर, बेबी मोहन गिरी, ईश्वर गिरी और एक व्यक्ति ने किशोर गिरी और उनकी पत्नी दुर्गा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में गिरी दंपति के साथ ही एक और महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। हमले में किशोर और दुर्गा के सिर में चोट लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में जानकारी मिलने पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सैयद जाबिर, बेबी गिरी और एक नाबालिग को अपनी हिरासत में ले लिया है, जबकि घटना का मुख्य आरोपी ईश्वर गिरी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा अंधियारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात एक महिला वन रक्षक पर बाघिन माया ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला वन रक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वन्य प्राणी गणना के लिए ट्रांजिट लाइन डालने के दौरान ही बाघिन ने हमला कर दिया, जिसके बाद वन कर्मियों में खलबली मच गई। जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध ताड़ोबा व्याघ्र अभयारण्य में 19 नवंबर से 26 नवंबर तक वन्य प्राणी गणना की जा रही है। इसके लिए जंगल में ट्रांजिट लाइन डाली जा रही है। शनिवार की सुबह जंगल में कोलारा गेट के पास कोर जोन में ट्रांजिट लाइन डाली जा रही थी। महिला वन रक्षक स्वाति ढूम ने अपने चौकीदार के साथ ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान कोलारा गेट से कोर जोन में जाने के दौरान ही माया नाम की बाघिन सामने आ गई और महिला वन रक्षक पर हमला कर दिया। इस हमले में वन रक्षक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस हमले में सहायक वनकर्मी ने किसी तरह से अपनी जान सुरक्षित बचा ली, लेकिन इस हमले से वनकर्मी काफी दहशत में है। इस घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ वन अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मृत महिला वन रक्षक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय रहने वाली बाघिन माया का इससे पहले ऐसा रौद्र रूप कभी भी नहीं देखा गया है। चंद्रपुर शहर के अरविंद नगर में कोयला व्यापारी के घर पर डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नागपुर से 2 डकैतों को गिरफ्तार कर 1,73,00,000 रुपए और 2 कार जब्त की है। पकड़े गए आरोपी में एक नाबालिग का भी समावेश है।
चंद्रपुर शहर में बहुचर्चित अरविंद नगर कोयला व्यापारी डकैती मामले में रामनगर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड ने चंद घंटों में ही आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,73,00,000 रुपए नगद और 2 4 पहिया वाहन जब्त किए हैं। आरोपियों में एक नाबालिग का भी समावेश है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इमरान, इमाम शेख, शाहबाज, जबीउल्ला बेग, शुभम उर्फ माया भाई दाचीवार के रूप में हुई है। 2 दिन पूर्व शाम करीब 4 बजे अज्ञात बुरखाधारी हमलावरों ने चंद्रपुर में नामी अंडा, तंबाकू व कोयला कारोबारी आरिफ कोलसावाला के आवास में बंदूक की नोक पर घुसकर धमकाया और करोड़ों की नकद छीन ली। 17 नवंबर की देर रात नाजनीन हारून कोलसावाला ने रामनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक स्वतंत्र टीम गठित कर आरोपी की निशानदेही पर भेजी गई। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। इसके बाद कुछ जगहों पर नाकेबंदी की गई। इस बीच टीम सूचना मिलने के बाद नागपुर में जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद दोनों को बल्लारपुर से हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से कुल 1,73,00,000 रुपए नगद जब्त किए गए और अपराध में इस्तेमाल की गई एक स्कॉर्पियो और एक ह्युंडई कार, एक नकली पिस्तौल और चाकू सहित 1,88,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। त्या गाडीबद्दल माहिती मिळाली आणि ती गाडीचा नंबर त्यांनी नंतर दरोडा टाकल्यानंतर चेंज केलं। त्याला जो स्टिकर लागला होता तो चेंज केला आणि ते नागपूरला पळून गेलेत म्हणून कळालं। त्यावरून API एकरे आणि त्यांची टीम नागपूरला गेली। तिथून त्यांनी 2 आरोपितांना अटक केले। बाकीच्या आरोपितांच्या शोधासाठी वरोरा आणि ब्रह्मपुरीला इथं दुसरं पथक पाठवण्यात आलं आणि अशाप्रमाणे 4 आरोपी आम्ही ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून ह्या गुन्ह्यातील जी दरोड्यात मालमत्ता गेलेली आहे ती संपूर्ण मालमत्ता आणि त्याशिवाय या गुन्ह्यामध्ये त्यांनी 2 वाहनं वापरलेले होते 4 चाकी, तसंच नकली बंदूक आणि गुन्ह्यात वापरलेला चाकू असा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे आणि तपास सुरू आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।